हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चमलगाय और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल बाला नेत्र द हिडन आई पे। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल में देखा कि आज हमारा टॉपिक क्या है, पर आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ डेटा और अपडेट के बारे में ही नहीं, इस पूरे मामले को एनालाइज करने की भी कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो के एंड तक रहोगे और उसके बाद आप लोग भी अपने ख्यालात का इजहार जरूर करना कमेंट सेक्शन पे। 15 दिसंबर 2023 शुक्रवार के दिन असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी ने संवाददाताओं से कहा कि 4 फरवरी 2024 से असम विधानसभा में पोलीगेमी पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को रखा जाएगा। इससे पहले भी जब उन्होंने पोलीगेमी पर बैन लगाने की घोषणा की थी, तभी से ऑपोजिशन में हड़कंप मच गया था। ऑपोजिशन पार्टी जमकर उनकी आलोचना कर रहे थे और उनके इस कदम को डाइवर्जनरी और कम्युनल बताया, क्योंकि ऑपोजिशन का कहना है कि डॉक्टर शर्मा इस बिल को एक ऐसे समय पर लेके आ रहे हैं जब यूसीसी जैसे कानून पर लॉ कमीशन को सुझाव मिल रहे हैं। असम लेजिस्लेटिव असेंबली के लीडर ऑफ ऑपोजिशन कांग्रेस लीडर देवव्रत सैकिया जी ने इस बिल को समाज के कुछ वर्गों को खुश करने के लिए हिमंत विश्व शर्मा द्वारा लिया गया एक पॉलिटिकल मूव है, ऐसा कहा। तो आखिर क्यों ऑपोजिशन पार्टीज इस बिल को विभाजनकारी और सांप्रदायिक बता रही है? आखिर क्यों इसके विरोध में ऑपोजिशन बोल रहे हैं? आखिर क्यों इसको हिमंत विश्व शर्मा द्वारा लिया गया एक पॉलिटिकल स्टंट है, ऐसा बोला जा रहा है? तो आइए इस पूरे मामले को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इस पर जाने से पहले हम पोलीगेमी को समझते हैं। पोली जिसका अर्थ है बहु और गामोस जिसका अर्थ है विवाह, इन दो शब्दों से बना है पोलीगेमी, यानी बहु विवाह। एक पुरुष ने अगर कई बार शादी की हो, यानी अगर उसके एक से ज्यादा कई सारी पत्नियां हो, तो उसे कहा जाता है पोलीगेमी। और एक महिला ने अगर कई बार शादी की हो, यानी अगर उनके एक से ज्यादा कई सारे पति हो, तो उसे कहा जाता है पोलीएंड्री। पोलीएंड्री तो लगभग हर जगह बैन है, पर पोलीगेमी अभी तक हर जगह बैन नहीं हुआ है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी पोलीगेमी पूरी तरह से बैन नहीं हुआ है। पूरी तरह से का मेरा मतलब है कि भारत के संविधान में अभी भी कुछ ऐसे लॉज और प्रोविजन है जो पोलीगेमी जैसे प्रैक्टिस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे अधिनियम भी है जो इसको पूरी तरीके से खारिज करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि उन लॉज के बारे में कि जो इस पर प्रतिबंध लगाते हैं और जो इसको सपोर्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश में शादी, डाइवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस जैसे सिविल मुद्दों पर अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग अलग कानून है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आईपीसी सेक्शन 494 के तहत बाइगेमी और पोलीगेमी को दंडित किया गया है। ऐसे में उस व्यक्ति को 7 साल तक की कैद की सजा के साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। पर ये प्रोविजंस चाइल्ड मैरिज पे लागू नहीं होते, क्योंकि चाइल्ड मैरिज को कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड करार दिया जाता है। ये कानून तब भी लागू नहीं होता अगर पति या पत्नी में से कोई एक लगातार 7 साल तक अनुपस्थित रहे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 के सब क्लोज 25 के अकॉर्डिंग जो अनुसूचित जनजातियां हैं, उन पर भी ये एक्ट किसी भी तरह से लागू नहीं होता, यानी कि वो अपने कस्टम्स, ट्रेडिशंस के हिसाब से बाइगेमी या पोलीगेमी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आईपीसी की धारा 495 बाइगेमी के मामले में दूसरी पत्नी के अधिकारों का भी रक्षा करती है। अगर किसी पुरुष ने झूठ बोलकर दूसरी शादी की हो, यानी अगर दूसरी महिला को पहली पत्नी के बारे में कोई जानकारी ना हो, तो ऐसे में उन महापुरुष को 10 साल तक की जेल हो सकती है। आजादी के बाद 1949 में ही मद्रास में और 1995 के दिसंबर के महीने में महाराष्ट्र लेजिस्लेचर ने एंटी बाइगेमी लॉ को एडॉप्ट किया, द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ये भी बाइगेमी और पोलीगेमी को सपोर्ट नहीं करता। जो लोग अलग आस्था या अलग धर्म से आते हैं और वो शादी करना चाहते हैं, पर उनमें से कोई भी पहले व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के धर्म पर कन्वर्ट नहीं होना चाहता, तो ऐसे में वो इस अधिनियम के तहत शादी कर सकते हैं। पर इसमें भी आवश्यक ये है कि दोनों पक्ष में से किसी का भी जीवन साथी जीवित ना हो। तो ये एक्ट ऐसे बाइगेमी और पोलीगेमी को खारिज करता है। एचएमए की धारा 17 के तहत बाइगेमी एक अपराध है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 और 495 के प्रावधान तुरंत लागू हो जाते हैं। 18 मई 1955 को हिंदू मैरिज एक्ट को पारित किया गया और इसके अंतर्गत बुद्ध, जैन और सिख भी शामिल हैं। भले ही एचएमए द्विविवाह को अपराध मानता हो, पर द्विविवाह से पैदा हुआ बच्चे को कानून के तहत
पहली शादी से पैदा हुआ बच्चे के समान ही अधिकार प्राप्त होंगे। द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट भारत के क्रिश्चियंस को दूसरी शादी करने से रोकता है। अगर आपकी पहली पत्नी या पति जीवित हो या फिर उनके बीच डाइवोर्स नहीं हुआ हो, तो ऐसे में आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। द पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 पहले ही पारसी लोगों की द्वि विवाह को गैर कानूनी घोषित करता है। अब बात करते हैं गोवा की। हम सब जानते हैं कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, पर वहां हिंदुओं के लिए एक्सेप्शन है। वहां के हिंदू दूसरी शादी कर सकते हैं अगर आपकी पत्नी ने 25 साल तक कोई बच्चा पैदा नहीं कर रही है या फिर 30 साल तक अगर वो कोई लड़का पैदा ना कर सके, तो ऐसे में वहां के हिंदू दूसरी शादी कर सकते हैं। शरीयत एक्ट 1937 का सेक्शन 2 एक मुस्लिम व्यक्ति को 4 पत्नियां रखने की अनुमति देता है। तो इसी वजह से AIUDF और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स, AIMIM के प्रेसिडेंट सोइदीन ओवैसी जैसे लीडर इस बिल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मुस्लिम व्यक्तियों के लिए तलाक और विवाह जैसे मुद्दों पर ऑलरेडी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है। तो ऐसे में अगर असम की रूलिंग पार्टी एक ऐसा लॉ लेके आना चाहे जो पॉलीगेमी को बैन करती है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरणों को तो देख रही है। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी की भी सरकार हो या फिर ऑपोजिशन में कोई भी हो, हर कोई अपना पॉलिटिकल फायदे देखकर ही जनता के सामने अपने नैरेटिव्स रखते हैं। पर हमें अनबयास्ड होकर चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसलिए अब बात करते हैं BMMA की। 2007 के जनवरी के महीने में जाकिया सुमन के नेतृत्व में BMMA का गठन हुआ, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन। इस ऑर्गेनाइजेशन ने 10 राज्यों के 4000 से भी ज्यादा पॉलीगेमी में पीड़ित मुसलमान महिलाओं का सर्वे किया। सीकिंग जस्टिस विद इन द फैमिली, यानी परिवार के भीतर न्याय की तलाश, जिनमें उन्हें पता चला कि 82% मुसलमान महिलाओं के पास अपने नाम पर कोई संपत्ति नहीं है और 95.5% गरीब मुसलमान महिलाओं ने तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नाम तक नहीं सुना है। 23 जून 2014 को BMMA ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया, मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, जिसमें सिफारिश की गई कि भारत के मुस्लिम पर्सनल लॉ में पॉलीगेमी को अवैध किया जाए। दिसंबर 2022 में इन्होंने मुस्लिम महिलाओं के अध्ययन के आधार पर एक रिपोर्ट रिलीज किया, स्टेटस ऑफ वुमेन इन पॉलीगेमियस मैरिजेस एंड नीड फॉर लीगल प्रोटेक्शन। इस रिपोर्ट के अनुसार 84% महिलाओं ने पॉलीगेमी पर बैन लगाने को कहा, 73% महिलाओं ने ऐसे पति को दंडित करने की बात की, और इसी सर्वे में यह भी पता चला कि 45% पतियों ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देने तक की धमकी दी है अगर वो दूसरी शादी से पति के दूसरी शादी को इनकार कर दे। तो पुल के मुताबिक 289 महिलाओं में से 50% महिलाओं को डिप्रेशन, सेल्फ ब्लेमिंग और सुसाइडल थॉट आते हैं। 12 दिसंबर 2022 को BMMA द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार के विधि आयुक्त को नोटिस जारी कर बहुविवाह और मुता विवाह, मियाशर विवाह और निकाह हलाला जैसे अन्य प्रथाओं को समाप्त करने को अनुरोध किया, क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 के तहत भारत के मुसलमान महिलाओं का मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कह रही थी? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो देखिए, हमारे जो मौलिक अधिकार है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के आर्टिकल 13 से आर्टिकल 35 तक दिए गए हैं। आर्टिकल 13 में टोटल 4 प्रोविजंस है। उनमें से पहले के 2 प्रोविजंस कहते हैं कि अगर कोई लॉ, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हो या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता। अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट हुए तो ऐसे में कोर्ट ऐसे कानून को नल एंड वॉइड कर सकता है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब है कि चाहे कोई भी इंडिविजुअल, हर कोई कानून के सामने सब बराबर होते हैं, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। इसके दूसरा फ्रेज जो कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इसका मतलब है कि लॉ की ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि हर किसी को, हर इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए। अनुच्छेद 15 रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। अनुच्छेद 21 कहता है
कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि आपको आपकी लाइफ से डिप्राइव्ड नहीं किया जाएगा और आपकी स्वतंत्रता यानी आपकी लिबर्टी का ध्यान रखा जाएगा। 2006 में लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत विवाह का अधिकार जीवन के अधिकार का एक कंपोनेंट है। तो अब हम अगर मुस्लिम महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपको नहीं लगता कि आर्टिकल 14, 15, 21 के तहत मुसलमान महिलाओं के फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं छीने तो जा रहे हैं, उनको सोसाइटी में इक्वल प्रोटेक्शन और इक्वल स्टेटस तो नहीं मिल रहा। तो अब हमारा आर्टिकल 13 तो पहले ही इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। जिन लॉज या प्रोविजंस की वजह से मुसलमान महिलाओं के मौलिक अधिकार उल्लंघन हो रहे हैं, उन कानून या प्रोविजंस को तो हमारा आर्टिकल 13 पहले ही नल एंड वॉइड कर सकता है, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हो या फिर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। तो फिर कर क्यों नहीं रहा? बार बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्य और केंद्र सरकार को केवल डायरेक्शन से क्यों दिए जा रहे हैं कि आप अपने पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में कोई एक ऐसा लॉ लेके आइए ताकि अल्पसंख्यक वर्गों के मौलिक अधिकार सुरक्षित हो? तो आखिर ऐसा क्यों है? आप अगर सावानु केस, सरला मुदगल जैसे और भी कई सारे केसेस के वर्डिक्ट देखोगे तो वहां पे भी आप ऑब्जर्व करोगे कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी यूसीसी को संविधान के पार्ट 4 के आर्टिकल 44 के तहत डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में रखा गया था। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्यों ऐसे लॉज को सीधे सीधे रद्द क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 25 एक और फंडामेंटल राइट की बात करता है, फ्रीडम रिगार्डिंग रिलीजन। यू हैव फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, यानी कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर अपना धर्म चुन सकते हो, चाहे भी आप किसी भी धर्म पर पैदा हुए हो, ये मैटर नहीं करता। इसी आर्टिकल में आगे और 3 वर्ड जोड़े गए हैं, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट। प्रोफेस यानी आप अपने धर्म को डिक्लेयर कर सकते हो, धर्म से जुड़े हुए रिचुअल्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रोपोगेट यानी आप अपने धार्मिक ज्ञान को दूसरों से वास्ता भी करा सकते हो। तो ऐसे में आखिर सुप्रीम कोर्ट पोलीगेमी जैसे प्रैक्टिस पर कैसे सीधे सीधे रोक लगा पाएगी, जबकि किसी का धर्म, किसी के ट्रेडिशंस, किसी के कस्टम्स ऐसे प्रैक्टिस को सपोर्ट कर रहे हो? तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट इन दिनों से डायरेक्शन वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। वैसे जुडिशरी ने अभी इसका भी एक हल ढूंढा है, एसेंशियलिटी टेस्ट यानी आवश्यक अभ्यास का सिद्धांत। इसमें यह देखा जाता है कि ये जिस प्रैक्टिस की वजह से किसी के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, वो क्या वाकई में उस धर्म, मजहब, कस्टम या ट्रेडिशन का इंटीग्रेटेड पार्ट है? क्या वो एसेंशियल है उस धर्म के हिसाब से? तो इसके आधार पर यह फैसला लिया जाएगा कि इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रहने दे या फिर प्रतिबंध लगाया जाए। तो अब अगर आसाम की बात करें तो जैसा कि आप सबको पता है कि असम सरकार पोलीगेमी पर बैन लगाने वाली है। आखिर अचानक क्यों असम के सीएम पोलीगेमी जैसे प्रैक्टिस को बैन करने की बात करने लगे? क्योंकि दरअसल जब 2 फरवरी 2023 को असम में बाल विवाह के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया गया था, तो उस दौरान पता चला था कि समाज के कुछ वर्गों में बहु विवाह का प्रचलन ज्यादा है। तो ऐसे में फिर असम की सरकार ने पोलीगेमी पर बैन लगाने का सोचा और इसके लिए उन्होंने 12 मई 2023 को 4 सदस्यों वाली एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसको हेड कर रही थी रिटायर्ड जस्टिस रूमी फुकन। इस समिति के बाकी के जो 3 मेंबर्स थे वो थे एडवोकेट जनरल देवजीत सैकिया, एडिशनल एडवोकेट जनरल नलिन कोहली और गुवाहाटी हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नेकीवुर जामान। शरियत एक्ट 1937 आर्टिकल 25 और डीपीएसपी का आर्टिकल 44 यानी यूसीसी के प्रोविजंस को एग्जामाइन करने का कार्य इस समिति को सौंपा गया। इस समिति द्वारा 6 अगस्त 2023 को सौंपी गई रिपोर्ट में यह कहा गया कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने का विधायी क्षमता है, क्योंकि विवाह और तलाक कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, समवर्ती सूची में आते हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार इन मुद्दों पर कानून बना सकता है, पर इसके लिए राज्य सरकार को भारत के राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होगी, क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 250 का विरोध का सिद्धांत ये कहता है कि
अगर राज्य का कोई कानून केंद्र के किसी कानून को खंडन करता है तो ऐसे में प्रेसिडेंट का सिग्नेचर ही राज्य के उस कानून को लागू कर पाएगा। यानी कि अगर राष्ट्रपति की सहमति ना हो तो राज्य के ऐसे कानून को रद्द कर दिया जाएगा। समिति का यह भी कहना था कि बहुविवाह का उल्लेख होली कुरान के सूरह 4:3 में दिया गया है, यानी इस प्रैक्टिस की अनुमति तो है पर इसे एनकरेज नहीं किया गया है, ये कंपलसरी नहीं है। क्योंकि ये एक एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है तो इस पर रोक लगाना संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं होगा, बल्कि इस पर रोक लगाना अभी आवश्यकता बनी हुई है, क्योंकि ये आर्टिकल 14, 15 और 21 के तहत मुसलमान महिलाओं को मिलने वाले फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। साथ में समिति ने सुप्रीम कोर्ट के यूसीसी पर दिए गए डायरेक्शंस का भी उल्लेख किया। समिति के इस रिपोर्ट के बाद सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जी का यह कहना था कि हम यूसीसी तो नहीं ला रहे हैं क्योंकि ये एक सेंट्रल लॉ है, पर इसके कंपोनेंट के रूप में हम पोलीगमी पर बैन जरूर लगाएंगे। असम सरकार के गृह और राजनीतिक विभाग ने 21 अगस्त 2023 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसमें जनता को प्रस्तावित कानून पर अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया और इसकी अंतिम दिन 30 अगस्त तक रखी गई। टोटल 149 सजेशंस में से 146 सजेशंस विधेयक के पक्ष में थे और बाकी के 3 सजेशन विधेयक के विपक्ष में थे। असम में बहुविवाह बराक वैली के 3 जिलों में और मध्य असम के होजाई और जमुनामुख क्षेत्र में आम है। असम के ट्राइबल सोसाइटी में भी बहुविवाह का काफी प्रचलन देखने को मिलता है। 2019-20 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार बहुविवाह का प्रचलन क्रिश्चियंस में 2.1%, मुसलमानों में 1.9%, हिंदुओं में 1.3% और दूसरे धर्मों में 1.6% है। अनुसूचित जनजातियों में 2.4% और अनुसूचित जातियों में 1.5% तक इसकी प्रचलन है। मेघालय में सबसे ज्यादा 1.6% और गोवा में सबसे कम सिर्फ 0.2% बहुविवाह का प्रचलन है। तुर्की, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ट्यूनीशिया जैसे इस्लामिक कंट्रीज ने बहुत पहले ही पोलीगमी को एक पनिशेबल ऑफेंस बताया है। तुर्की ने तो 1920s में ही वुमेन राइट्स को प्रमोट करते हुए पोलीगमी पर बैन लगा दिया था। ट्यूनीशिया ने 1958 में पोलीगमी पर बैन लगाया और इसे प्रैक्टिस करने पर 1 साल की सजा और जुर्माना भी देना पड़ेगा। ट्यूनीशिया ने तो कुरान के वर्सेस देकर ही इसको बैन किया था, क्योंकि उनका कहना था कि शरीयत कानून के हिसाब से एक मुसलमान पुरुष को सिर्फ एक ही औरत से शादी करना अनिवार्य है। एक से ज्यादा शादी परमिसेबल जरूर है अंडर स्पेशल सिचुएशन, पर अनिवार्य नहीं है। तो कंक्लूजन ये है कि पोलीगमी जैसे प्रैक्टिस पर रिफॉर्म लाना चाहिए ताकि समाज के किसी भी वर्ग के महिलाओं के साथ इनजस्टिस ना हो, क्योंकि समय काफी तेजी से बदल रहा है और इस बदलते हुए समय में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी कुछ चीजों पर अपने धर्म, मजहब या कस्टम से ऊपर सोचें, क्योंकि ये धर्म का जो चश्मा होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो कलर्ड होता है। तब आप सामने कुछ नहीं देखते। और यहाँ पर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब यूसीसी पर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुआ था तो कई सारे ऑर्थोडॉक्स हिंदूज भी थे, जो उनका भी ये कहना था कि क्या धर्म के मामले में सरकार का दखल देना सही है। तो इसी वजह से ये जो धर्म और ये जो मजहब को लेके हम अपने बीच लड़ते रहते हैं, इसको खत्म करना पड़ेगा। हमें देखना होगा कि समय कैसे बदल रहा है। हमें अपनी जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक सोशल रिवोल्यूशन लाने वाला डॉक्यूमेंट है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो जो लोग चैनल पे नए हो, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।